अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई। एक तो आप लोगों की जो शदीद ख्वाहिश थी कि स्टूडियो में क्लास हो बोर्ड के ऊपर, तो आप लोगों की पूरी हो चुकी है। होपफुली अब आप खुश भी होंगे, अच्छे भी होंगे। खैर, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास का, वैसे इसको चैप्टर नंबर 10 ही कहते हैं क्योंकि 9th क्लास में आप 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन वैसे इसको चैप्टर नंबर 10 कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैपिटल एस, कैपिटल एच और कैपिटल एम लिखी जाती है। तो मेरी जान, हम बात करते हैं, कल हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, स्पेशल टाइप ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। एंड व्हाट इज द वाइब्रेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। और ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें हम ये चीज प्रूव कर सकें कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। एक्सीलरेशन is directly proportional to the displacement। तो मेरे भाई ये चीज हमने प्रूव करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मेरे बेटे जल्दी जल्दी से शहजादे ऑनलाइन हो जाए करो। मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है कि 5:25 आप क्लास का रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो मेरी जान कोशिश किया करें कि आप कुछ सेकंड्स भी लेट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चले भी, अब मेरे बच्चे हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। जो कल का टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और उसी के साथ साथ फिर हम आज के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स होंगे जिनको आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो मैं बिल्कुल बड़े आराम से स्लोली इस बात को स्टार्ट करता हूं। हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो मोशन ऑफ मास attached to a spring। motion of mass attached to a spring। ये आपके पास एक फिक्स स्पॉट है, कोई दीवार है, वटेवर कुछ, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके साथ आपने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया और स्प्रिंग के एंड पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मैस m है। हमारे पास एक फिक्स स्पॉट है, स्पॉट जिसके साथ मैस को अटैच कर सकें। उस मैस, उस स्प्रिंग के साथ एंड पे हमने एक ब्लॉक जिसका मैस m है उसको अटैच कर दिया। इनिशियली शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का अफेक्ट जीरो है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हम लोगों ने ये बात बड़े क्लियरली पढ़ी थी। व्हेन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द जो आपका ऑब्जेक्ट है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इट मींस कि इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट को जहां पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ओ का, और ओ को कहा जाता है मेरा बेटा मीन पोजीशन। ओ पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मीन पोजीशन का। ओ पॉइंट को हमने नाम दे दिया मीन पोजीशन का। जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हो जाए। जो लोग भी यूट्यूब पे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, जस्ट लॉग इन ऑन campus.pk। जस्ट लॉग इन करें campus.pk पे। सो भाई, हमने कहा सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया और यहां तक ले गए। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट ने किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट को हम जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं x से। सो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन ओ एक्स बी जीरो है, एफ बी जीरो है। ठीक है जी। अब सेकेंडली हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरी पोजीशन पे ले गए, स्ट्रेच करके ओ पे। हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करके ओ तक ले गए, ओ से ए तक ले गए, ओ से ए तक। ए को कहा जाता है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी होगी।
ए को कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ओ ए को कहा जाता है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यहां पे एक्स 0 था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट की या स्प्रिंग की लेंथ में कुछ इंक्रीज आया, तो हमने उस डिस्प्लेसमेंट को एक्स का नाम दे दिया। हमने उस डिस्प्लेसमेंट को एक्स का नाम दे दिया। यहां पे यह बात काबिल गौर है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ओ से ए पे लेके आया, मैंने उसमें क्या लगाई? फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स। मैंने उस पर एफ अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी में चेंज लाया, तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। मेरा बेटा नेगेटिव साइन क्यों आता है? जरा थोड़ा सा वेट कर ले मेरी जान, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स से डिनोट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस से डिनोट करते हैं कोई, हमने नोटेशन खुद दी हुई है कि इसको एक्स से करेंगे, इसको ये सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बिल्कुल सेम है। So applied force F according to Newton's second law of motion, तो मेरे बेटे न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, तो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का कि हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाकर उसको ओ से ए तक ले आए। लेकिन अब आप लोगों ने ये सोचना है, देखना है कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके ओ से ए तक लेके आओगे, तो स्प्रिंग वापस ओ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। Spring tried to restore its initial position. Spring tried to restore its initial position. Spring अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी औकात पे वापस जाने की पूरी कोशिश करेगा। किसकी वजह से? स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से। उस फोर्स को जिससे ऑब्जेक्ट वापस जाने की कोशिश करे, उसको हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी होती है कि ओ मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, यहां पे एक्स से कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से हमने डी से पढ़ा हुआ था। तो डिफरेंट टॉपिक्स में, डिफरेंट थ्योरी में कुछ टर्म्स को हम इस तरह से सिंबल चेंज कर रहे हैं। ओके मेरा बेटा, ओ से ए तक लेके आए, एक्स कवर हुआ। मेरे बेटे ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हुक्स ने जब डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल यूज किया, वो एक्स यूज किया, इसलिए हम यहां पे एक्स ले रहे हैं। ठीक है मेरे बेटे। F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आ गया। लेकिन यहां पे एक दूसरी फोर्स भी आ गई है जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करूंगा, खींचूंगा, ऑब्जेक्ट उतनी ही स्पीड से, उतनी फोर्स से वापस जाने की कोशिश करेगा। इट मींस कि मेरे अगेंस्ट एक फोर्स लग रही है जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया है। सो यहां पे मैं लिखता हूं रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। अब जितना ज्यादा एक्स होगा, मीन के जितना ज्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। मैं कह सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, उतनी ही तेजी से वो वापस जाने की कोशिश करेगा। अब मेरा बेटा, हम लोगों ने ये चीज क्लियर करनी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मेरी जान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होने के साथ साथ दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है कि रिस्टोरिंग फोर्स
उस ऑब्जेक्ट को रीस्टोर करके पीछे की तरफ ला रही है, आप उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ में इंक्रीज ला रहे हो, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। बुक में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है। अब मुझे इसे इक्वेशन बनाने के लिए, देखो भाई, इक्वेशन बनाने के लिए दरमियान में इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर की अलामत होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए जब इक्वलिटी लाई जाती है तो इक्वलिटी के साथ एक कांस्टेंट आता है, तो इक्वलिटी के साथ एक कांस्टेंट आता है। सो मेरा बेटा f इज इक्वल टू -kx, इसे मैं नाम देता हूं b। अब ये दोबारा o की तरफ आएगा, लेकिन o पे नहीं रुकेगा, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगी, थोड़ा सा पीछे जाएगा, जिसको मैं दूसरी पोजीशन b का नाम दे देता हूं। तो ऑब्जेक्ट तो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है ओ के गिर्द, कभी आगे कभी पीछे। ए और बी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास इन पोजीशंस को नाम दिया जाता है एक्सट्रीम पोजीशंस का, और ओ हमारे पास होती है मीन पोजीशन। ये की पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ओ हमारे पास मीन पोजीशन होती है, ओ हमारे पास मीन पोजीशन होती है, जबकि A and B are called the extreme positions. So there is negative sign। अभी यही बात की थी कि बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन है, मुखालिफ है, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो जहां पे भी ऑपोजिशन आए नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। अब आप लोग यहां पे गौर फरमाओ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में फोर्स और फोर्स के दरमियान रिलेशन आ रहा है। मैथमेटिक्स का ये रूल है कि किसी भी दो इक्वेशंस की अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो हम उसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर किसी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल लिखी जा सकती है। मैंने आपको यह कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने यह चीज प्रूव करनी है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में मैंने यह चीज प्रूव करनी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है। मेरा आप लोगों से यह सजेशन जरूर होगी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन जस्ट डू अ कमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है, स्टॉप गिविंग मी द सजेशन के मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। अजान सुन ले सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं मेरा बेटा, और बड़े अच्छे से बता कि कैसे एहतराम करना है। सो आप लोग 10th क्लास हो, आप लोगों को नहीं पता कि क्लास के क्या रूल्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको लोगों को जरूर सिखा दूंगा। 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग बड़े अच्छे से इस बारे में जान जाएंगे। और रही बात, अगर एक ही कमेंट को 1 या 2 दफा ज्यादा से करोगे तो आप ब्लॉक हो जाएगी। हाँ मेरा बेटा अफराज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या फोर्स लगाने की लिमिट होगी? वाकई ही लिमिट होगी। क्यों? अगर आप एक खास हद से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग टूट जाएगा। वी हैव टू स्टे विद इन द इलास्टिक लिमिट। MA इज इक्वल टू -kx। मैंने इनकी राइट हैंड साइड इक्वल लिख दी। अब यहां पे एक पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल गौर करना है, वो ये है, हमें प्रूव करना था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सो M को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूं, A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज आएगी। अब यहां पे एक स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ गया, तो समझें आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। वो क्या है? K is called the spring constant। K is called the spring constant। स्प्रिंग मजबूत होगा तो इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, स्प्रिंग स्लिंकी होगा, पतला होगा, तो K की वैल्यू कम होगी। ओके मेरा बेटा, सो मैथ्स को भी आपको पता है कि वो बदलता नहीं, वो भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास इस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट आ गए, K और M। मेरे पास इस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट आ रहे हैं। यहां पे
इक्वलिटी लाने के लिए मैंने कांस्टेंट और इक्वल का साइन यूज किया था और प्रोपोर्शनैलिटी लाया था। अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी लानी है तो मुझे कांस्टेंट और इक्वलिटी का यूज करना होगा। इट मींस कि ये कांस्टेंट और इक्वलिटी मौजूद है यहां पे, तो इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ और मेरे पास आ जाएगा -x। सो acceleration is directly proportional to the displacement which is always directed towards the mean position। ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले आओ, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले आओ, ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाने की कोशिश करेगा when the acceleration is directly proportional to the displacement which is always directed towards the mean position। always directed, हमेशा वो जाता है मीन पोजीशन की तरफ। इसको हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे आए तो आपको राइट साइड पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एम बी देखो मैस आपका कांस्टेंट ही रहता है बेटा। जब मैं ऑब्जेक्ट को इधर से इधर लेके जाऊंगा, ये तो नहीं कि ये 2 kg का तो ये 1 kg का रहेगा मूव करने से। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो क्या आपका मैस कम हो जाता है? कि आप छत से, आपके अब्बा जी ने आपको बोला कि बेटा जाओ छत पे दे के आओ कि कोई चीज, ये चेयर पड़ी है उसको उठा के लेके आओ, तो आपको आते थे मैस कम हो गया। मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो मैस भी एक कांस्टेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इक्वल का साइन यूज किया, जैसे यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी था तो मैं बराबर की इलामत और के ले आया। अब मेरे पास कांस्टेंट के और एम है, दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो बदलते नहीं वो। और इक्वलिटी का साइन है तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेगा, विच शोज दैट मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और इस चैप्टर में इस दफा 10 क्लास को जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो सिंपल पेंडुलम का आया था कि सिंपल पेंडुलम की मोशन को परफॉर्म करना था, साबित करना था कि वो परफॉर्म करिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा मोशन जिसमें हम ये चीज साबित कर दें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैंसिल नहीं हुए बेटा, हमने वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लाने के लिए देखो रिप्लेस करते हैं। जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो, इक्वल लाने के लिए क्या करते हैं? कांस्टेंट लेके आते हैं और इक्वल का साइन लेके आते हैं। अब इक्वल का साइन और कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया। सो इस चीज को जहां पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट या -kx आ रहा है, इसको हुक्स लॉ कहते हैं। ये हुक्स लॉ भी है। और रही बात मेरा बेटा के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो स्प्रिंग जो कि ज्यादा मजबूत है उनके लिए होगी, और जो स्लिंगी स्प्रिंग होंगे वहां पे इनकी वैल्यू कम होगी। चले मेरा बेटा, क्लियर हो गया? तो आप लोग मुझे कमेंट करें सारे क्लियर 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 क्लियर। और सर वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन मेरा बेटा। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को मैं रूल्स भी क्लास के बिल्कुल बता दूंगा। होता है नया नया बंदा बच्चा आता है तो थोड़े थोड़े इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं जी। अब यहां पे ओ पे क्यों नहीं रुकता, बी पे क्यों चला जाता है? ये एक पॉइंट था कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट ओ पे नहीं रुकता, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता। और इनर्शिया किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो आप उसको मूव करो, और मूव करो तो वो अगर उसको रेस्ट में लाओ तो जो आपके खिलाफ वो मुखालफत करेगा। रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाना या मूव करे ऑब्जेक्ट को रोकने में आपको जिस रेजिस्टेंस, जिस रुकावट, जिस मुखालफत का सामना करना पड़ता है उसको इनर्शिया कहते हैं। चले मेरा बेटा, अब हम अपनी क्लास एंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कल अगेन मुलाकात होती है इसी टॉपिक में और इसी के बारे में फर्दर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।